हिस्ट्री में अब तक हमें मंडोर शाखा पूरी पढ़े और मंडोर के बाद बीनमाल शाखा में बीनमाल नाग बटे प्रथम से शुरू किया, फिर प्रथम के बाद उधर राजा बना वो उनका भतीजा नागभट्ट प्रथम का भतीजा कुकुक और देवराज, उसके बाद वत्सराज और वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकंड और नागभट्ट सेकंड आते ही नागभट्ट सेकंड में कन्नौज शाखा की बात हो चुकी थी। कौन सी? कन्नौज। अब नागभट्ट सेकंड के बाद जो राजा बनता है वो है रामभद्र, नागभट्ट का बेटा रामभद्र। आज अपन खास जो चर्चा करेंगे वो मीर भोज पे ही करने वाले हैं। रामभद्र तो नहीं के बराबर की बात से। देखो रामभद्र राजा बनता है, प्रतिहार शासक है रामभद्र। ये 833 में राजा बना और 3 साल के अंदर इसके बाप ने जो एडजस्ट किया था, जो राज्य विस्तृत किया था, उन बिल्ला लगाना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? बाप ने जो किया ना, बेटे ने उसको क्या कर दिया? बिल्ला लगाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब निरंकुश शासक था। क्या था? निरंकुश शासक। जब रामभद्र राजा बना तो मंडोर के जो प्रतिहार थे ना, मंडोर के प्रतिहार, मंडोर के प्रतिहार स्वतंत्र हो गए। कैसे? ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूल राजा कन्नौज वाला बनता था और कन्नौज वाले के नीचे जितनी शाखाएं थी, कन्नौज का जो प्रतिहार शासक था उसके नीचे जो भीनमाल शाखा की बात करें, उज्जैन की बात करें, मंडोर की बात करें, जबालीपुर की बात करें या जालोर की बात करें, ये सारे उनके नीचे राज करते थे। पर कन्नौज जैसे नागभट्ट सेकंड के अधीन था। उसके बाद रामभद्र राजा बना। रामभद्र निरंकुश राजा था, तो मंडोर वाले कहने लगे कि हम अब आपके अधीन काम नहीं करेंगे और मंडोर वाले स्वतंत्र राजा मानने लगे अपने आप को राजा मान लिया स्वतंत्र, कि भैया आप अपना चलाओ हम अपना चलाते हैं। ये मंडोर के प्रतिहारों में शुरू हुआ। इसके बाद कन्नौज भी इनके हाथ से चला गया। कन्नौज को पाल वंशीय शासक देवपाल ने जीत लिया। पालवंशी शासक है देवपाल ने जीत लिया। अब कन्नौज हाथ से निकल गया। भाई छोटे छोटे राजा अगर इनके हाथ से निकल गए तो निश्चित बात है कि रामभद्र से कन्नौज भी जाएगा। अब कन्नौज छीना गया, पालवंशी शासक देवपाल ने कन्नौज छीन लिया। अब इसका एक बेटा था मीर भोज, इनका एक पुत्र है मिहिर भोज। वैसे ये मिहिर भोज इसकी उपाधि है, मूल नाम तो इसका क्या था? भोज था। अब मिहिर भोज से ये देखा ना गया और इसने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी और पिता की हत्या करके राजा बन गया। सोचो कि थोड़ा दिन और रहेगो तो अपने दाल दो बड़ा कोई समझ आटा होगी। तो कहने का मतलब मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी। अब राजा बना कौन है? मीर भोज। कौन है? मीर भोज। मीर भोज राजा बनता है 836 से 885 तक। 836 से लेकर 885 तक जो राज रहा वो मीर भोज का रहा। हम डिटेल से पढ़ेंगे मीर भोज को। अपने को पढ़ना ही मीर भोज है। रामभद्र तो बस न के बराबर। रामभद्र से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि किस प्रतिहार शासक के काल में मंडोर के शासक या मंडोर के प्रतिहार स्वतंत्र हो गए थे? तो रामभद्र के काल में हो गए थे। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपन किसकी? मीर भोज की। अब सुनना भाई, मिहिर भोज के बारे में सुना। मीर भोज, मीर भोज का जो शासन काल है शासन काल वो 836 से लेकर 885 ईस्वी तक है। इनके पिता का नाम रामभद्र है। पिता कौन है? रामभद्र के बेटे
और माता को नाम अपली है। क्या है? पपली नहीं है, अप्पा देवी है, अप्पा अपली। और दादा नागभट्ट है, सेकंड है ही। दादा कौन है? नागभट्ट है सेकंड। अब दादा की तरह वीर थे, क्योंकि नागभट्ट सेकंड जो हुए हैं वो वीर राजा रहे उधर। तो और आपको पता है कि नागभट्ट सेकंड की एक उपाधि हुआ करती थी, परम भंडारक महाराजा धीराज। प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसकी उपाधि परम भंडारक महाराजा धीराज हुआ करती थी, वो है नागभट्ट सेकंड। अब इनके दादा नागभट्ट सेकंड है। इनका जो मूल नाम था, मूल नाम बिल्कुल याद रखिएगा, मूल नाम इनका भोज ही था। क्या था? भोज। मीर भोज तो इनकी क्या है? उपाधि है, जबकि मूल नाम इनका क्या था? भोज। तो भोज प्रथम, कन्नौज के शासकों में भोज प्रथम, जबकि मंडोर में भी भोज हुए हैं, वो नागभट्ट प्रथम का बेटा हुआ है। और ये इनका मूल नाम क्या है? भोज, भोज प्रथम है, जबकि मीर भोज तो क्या इनकी उपाधि है। अब इसके बाद इस पे 3 विशेष क्वेश्चन आते हैं, 3 विशेष बातें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है पेपर में। आपसे ये पूछे कि प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली शासक, प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली शासक तो मीर भोज, और प्रतिहार वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक है मीर भोज, और प्रतिहार वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक है मीर भोज। तो 3 बातें, प्रसिद्ध की बात करें तो भी यही कहना है, प्रतिहार वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक मीर भोज, और प्रतिहार वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक मीर भोज। आपको 3 बातें याद रखनी है ये वाली, कि प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? सबसे शक्तिशाली शासक मीर भोज, सबसे प्रसिद्ध शासक मीर भोज, और सबसे महत्वपूर्ण शासक है मीर भोज। इनका मूल नाम क्या था? भोज प्रथम था। मीर भोज का मूल नाम भोज प्रथम है। 3 विशेष बातें आपको याद रखनी है, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण। दोबारा बोले, सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? मीर भोज। साथ ही साथ इसको प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। प्रतिहार वंश का पितृहंता, मतलब पिता का हत्यारा पितृहंता, पुत्र का हत्यारा पुत्रहंता, ठीक है ना, और माता का हत्यारा मातृहंता, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, प्रतिहार वंश का पितृहंता किसको कहा जाता है? मीर भोज, क्योंकि अपने पिता मीर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके राजा बनाए, इसीलिए क्या कहेंगे? प्रतिहार वंश का पितृहंता। प्रतिहार वंश का पितृहंता किसे कहा जाएगा? मीर भोज को कहा जाएगा। याद रहेगी बात? कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो, इनकी उपाधियों की बात करेंगे अपन। एक बार लिखना नहीं है, सारे समझ लो इन बातों को। इसके जस्ट जो बात आती है वो आती है इनकी उपाधियां, और उपाधियों से एक क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा गया ऐसा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया आदिवरा, जबकि जयवरा उपाधि वत्सराज के। ये बात अपन पढ़े थे कि जयवरा उपाधि वत्सराज के है, जबकि आदिवरा उपाधि मीर भोज की। तो पहली इनकी अगर हम उपाधि की बात करें तो वो है आदिवरा। आदिवरा। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार ये आदिवरा क्या होता है? अरे विष्णु को मानने वाले, वैष्णव धर्म के उपासक होने के कारण इसको क्या कहा गया है? आदिवरा कहा गया। विष्णु के उपासक, विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं, जिनको मानने वाले जैन कहलाते हैं, है ना। इसी प्रकार से ये विष्णु के उपासक होने के कारण, किसके उपासक हैं? एक तो ये विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक, यानी मीर भोज विष्णु की क्या है? उपासक है।
और दूसरी बात है कि वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के उपासक है या वैष्णव धर्म के संरक्षक है। इसीलिए मिहिर भोज को क्या उपाधि दी गई? आदिवरा। अब आपके दिमाग में आता है यार ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, इतिहास तो लिखित बातों में चलता है, इतिहास साक्ष्य से मांगता है। तो मिहिर भोज की जो आदिवरा उपाधि है इसका उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में है साहब। किसमें है? ग्वालियर अभिलेख में। किसमें? ग्वालियर अभिलेख में। अब बात हमें ये याद रखनी है कि ये ग्वालियर अभिलेख किसके काल में लिखा गया? ये जो ग्वालियर अभिलेख है, ये ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज के काल में बालादित्य या बालादिल ने लिखा है। बालादित्य ही बालादिल है। ये ग्वालियर, देखो आदिवरा उपाधि का उल्लेख किसमें? ग्वालियर अभिलेख में। तो क्यों न बात ग्वालियर अभिलेख की भी हो जाए। अब ग्वालियर अभिलेख किसने लिखा है, किसके काल में लिखा गया? तो याद रखिए मिहिर भोज के काल में लिखा गया। पहली बात तो ये मिहिर भोज के काल में लिखा गया या मिहिर भोज ने लिखवाया है। और लिखवाया भी किसने है? मिहिर भोज ने लिखवाया है। मिहिर भोज ने लिखवाया। और इसका जो प्रशस्तिकार है, इसका जो लेखक है, इसका प्रशस्तिकार वह बालादिल या फिर बालादित्य, बालादिल या बालादित्य। अब एक दिमाग में आपके और विचार आ रहे हैं कि यार ये लिखवाया मिहिर भोज के काल में लिखा गया, मिहिर भोज ने लिखवाया, लेखक इसका बालादित्य है। इसमें क्या क्या लिखा है? इस ग्वालियर अभिलेख में क्या लिखा है? एक तो इनकी उपाधि आदिवरा है, उपाधि आदिवरा। आदिवरा उपाधि है मिहिर भोज को, भोज प्रथम को मिहिर भोज भी इसी में कहा गया। यानी इसके अंदर दो विशेष बातें हैं। एक इनकी उपाधि, मिहिर भोज उपाधि का उल्लेख भी है। मिहिर भोज उपाधि का उल्लेख, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मिहिर भोज की या भोज प्रथम की मिहिर भोज उपाधि का उल्लेख किसमें है? तो ग्वालियर अभिलेख में ही है। ग्वालियर अभिलेख में ही मिहिर भोज की उपाधि का उल्लेख है। मिहिर भोज का नाम, मूल तो नाम क्या था? भोज था, और मिहिर भोज उसमें कहा गया, मिहिर भोज। अब मिहिर का अर्थ क्या होता है? मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। तो ग्वालियर अभिलेख में क्या क्या विशेष है? ये मिहिर भोज के काल में लिखा गया है, मिहिर भोज ने लिखवाया है, लेखक बालादित्य है। और क्या था कि मिहिर भोज की उपाधि का उल्लेख, मिहिर भोज की या मिहिर भोज ने लिखे तो आप ये कह सकते हैं भोज प्रथम, भोज प्रथम की उपाधि मिहिर भोज का उल्लेख, मिहिर भोज का उल्लेख। यानी मिहिर भोज भी क्या इनकी एक उपाधि है। मूल नाम तो इनका भोज था, जबकि मिहिर भोज तो क्या इनकी उपाधि है। और इस उपाधि का उल्लेख क्या है, कहां पे है? ग्वालियर अभिलेख में। अब एक बात और भी ध्यान रखें कि एक तो आदिवरा जो उपाधि है वो ग्वालियर अभिलेख में है, जो मिहिर भोज के काल में मिहिर भोज ने लिखवाया, बालादित्य ने लिखा है। और साथ ही साथ मिहिर भोज यानी भोज प्रथम को इसमें मिहिर भोज कहा गया है। भोज प्रथम को मिहिर भोज कहा गया है, अर्थात सूर्य के समान बताया गया है, सूर्य के समान, क्योंकि मिहिर का अर्थ ही सूर्य होता है। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। साथ ही साथ इसके अंदर मिहिर भोज की उपलब्धियां भी हैं। मिहिर भोज की उपलब्धियां, मिहिर भोज की उपलब्धियां भी इसमें। साथ ही साथ गुर्जर जाति का उल्लेख भी है। गुर्जर जाति का उल्लेख, गुर्जर जाति का भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें मिहिर भोज के काल में मिहिर भोज ने लिखवाया, बालादित्य ने लिखा है।
जिसमें भोज प्रथम को यानी भोज प्रथम को ही मीर भोज कहा गया है और मीर भोज की उपलब्धियां और गुर्जर जाति का इसमें उल्लेख मिलता है। अब इस आदि वरा पे और भी बहुत बातें हैं, क्योंकि आदि वरा पे बहुत लंबे क्वेश्चन बनते हैं। आदि वरा उपाधि को एक इनके काल के अंदर मीर भोज शासक थे कन्नौज के, उस समय एक अरब यात्री आता है सुलेमान, 851 ईस्वी में कन्नौज पहुंचता है सुलेमान। सुलेमान इन आदि वरा उपाधि को बोरा कहता है। इस आदि वरा को ही सुलेमान ने क्या कहा, अरब यात्री सुलेमान ने आदि वरा उपाधि को बोरा कहा। क्या कहा, बोरा। अब वो बोरो को नहीं है, याद रखो। अरब यात्री सुलेमान ने आदि वरा उपाधि को ही क्या कहा, बोरा। और अरबी भाषा में बोरा का अर्थ आदि वरा ही होता है। अरबी भाषा का शब्द है बोरा और इस बोरा को ही क्या कहा जाता है, आदि वरा। जबकि एक बात और महत्वपूर्ण यहां पे बनती है कि किस अरब यात्री ने प्रतिहारों को, सभी प्रतिहारों को बोरा कहा, तो वह अल मसूदी ने सभी प्रतिहारों को बोरा कहा, जबकि इसने तो सिर्फ बोरा जो कहा है वो मीर भोज को कहा है। अब मीर भोज की आदि वरा उपाधि के ऊपर और भी विशेष बात है। अभी उपाधि पूरी नहीं हुई। आदि वरा उपाधि का उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख मीर भोज के काल में भोज प्रथम ने यानी मीर भोज ने लिखवाया, बालादित्य के द्वारा लिखा गया है। भोज प्रथम को इसमें मीर भोज कहा गया है और साथ ही साथ इसमें मीर भोज की उपाधियां और गुर्जर जाति का उल्लेख है। आदि अरब यात्री सुलेमान आता है 851, कन्नौज आता है। उस समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिलसिलात, उन्हें तारीख आगे पढ़ेंगे चल के। उससे अरब यात्री सुलेमान ने इस आदि वरा उपाधि को बोरा कहा और अरबी भाषा में बोरा का अर्थ है आदि वरा ही होता है। अब क्या किया, इसने चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई। किस प्रतिहार शासक ने चांदी तांबे की मुद्राएं चलाई, मीर भोज ने चलाई। और मीर भोज ने चांदी तांबे की मुद्राएं चला करके उनके ऊपर लिखवा दिया मदादी वरा, यानी अपनी उपाधि को उल्लेखित करवाया। मीर भोज ने चांदी तांबे के सिक्के चलाए और चांदी तांबे के सिक्कों के ऊपर अपनी उपाधि आदि वरा को श्री मदादी वरा के नाम से अंकित करवाया। याद रहेगी बात। तो मीर भोज ने कैसे सिक्के चलाए हैं, चांदी और तांबे के चले, सोने के नहीं, चांदी और तांबे के, चांदी तांबे के चलाए। अगली बात देखिएगा, नेक्स्ट, मीर भोज ने चांदी तांबे के सिक्के चलाए। पहली बात तो ये याद रखेंगे। तो किस प्रतिहार शासक ने चांदी तांबे के सिक्के चलाए, तो आपका उत्तर होगा चांदी तांबे के सिक्के चलाए मीर भोज ने या भोज प्रथम ने, क्योंकि मीर भोज तो इनको ग्वालियर अभिलेख में उपाधि से वर्जित किया, उपाधि है इनकी मीर भोज तो, जबकि मूल नाम इनका भोज प्रथम है। तो मीर भोज ने चांदी तांबे के सिक्के चलाए। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि चांदी तांबे के सिक्कों पर अपनी उपाधि आदि वरा को श्री मदादी वरा के नाम से अंकित करवाया। क्या बताया, क्या बताया बताओ, चांदी तांबे की मुद्राओं पर अपनी उपाधि आदि वरा को श्री मदादी वरा के नाम से अंकित करवाया। श्री मदादी वरा के नाम से अंकित करवाया। तो चांदी तांबे की मुद्राएं किसने चलाई हैं, मीर भोज ने,
और मीर भोज ने चांदी तांबे की मुद्राओं पे कौन सी उपाधि लिखवाई है? आदिवरा। किस नाम से? श्री मदादिवरा के नाम से अंकित करवाई। अब तक हमने जो बात पढ़ी है मीर भोज से कि मीर भोज की उपाधि आदिवरा है। आदिवरा उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि वैष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, वैष्णु धर्म को मानने वाले थे, तो वैष्णव धर्म के संरक्षक करता रहे और वैष्णु धर्म का प्रचारक, वैष्णु धर्म के उपासक भी रहे, इसीलिए इसे आदिवरा कहा गया। विष्णु को मानने वाले, विष्णु का नाम ही आदिवरा है। विष्णु किसको? आदिवरा विष्णु को ही तो कहते हैं। आदिवरा किसको कहते हैं? विष्णु को ही कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि आदिवरा उपाधि का जो उल्लेख मिलता है वो ग्वालियर अभिलेख में। फिर ग्वालियर अभिलेख किसके काल का है? तो मीर भोज के काल का है। किसके काल में लिखा गया? मीर भोज के काल में। किसने लिखवाया? मीर भोज ने लिखवाया। किसके द्वारा लिखवाया? तो बालादित्य या बालादिल के द्वारा लिखा है। अब ग्वालियर अभिलेख में ही भोज प्रथम को मीर भोज कहा गया। साथ ही साथ गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ मीर भोज की उपलब्धियों का भी उल्लेख मिलता है। फिर मैंने कहा कि मीर भोज की उपाधि को अरब यात्री सुलेमान ने बोरा कहा, और अरबी भाषा में बोरा का अर्थ आदि वरा ही होता है, आदि वरा ही होता है। फिर चांदी तांबे की मुद्राएं चलाता है, चांदी तांबे की मुद्राओं पे श्री मदादि वरा अंकित करवाता है। ये बात थी इनकी उपाधि आदिवरा से। अगली जो उपाधि है 2 नंबर, वह है प्रभास पाटन। प्रभास पाटन। अब प्रभास पाटन का मतलब होता है उगते हुए सूर्य के समान। आपने कहेंगे बाघ पाटे, मारवाड़ी में कहा करें बाघ पाटे भाई, है ना। प्रभास पाटन का मतलब होता है उगते हुए सूर्य के समान। उगते हुए सूर्य के समान किस प्रतिहार शासक को कहा गया है? उगते हुए सूर्य का सम्मान किस प्रतिहार शासक को जाना गया है? तो मीर भोज को, जिसकी उपाधि क्या है? प्रभास पाटन। अब ये प्रभास पाटन जो उपाधि दी गई है ये दौलतपुर अभिलेख में है। इसका उल्लेख अगर बात करें, ये थोड़ी सी डीप बातें, आपको उल्लेख याद नहीं करने। उल्लेख मिलता है इसका दौलतपुर अभिलेख में, दौलतपुर अभिलेख, और दौलतपुर अभिलेख यूपी में पड़ता है। कहाँ है? यूपी। तो दौलतपुर अभिलेख में प्रभास पाटन कहा गया है इनको, प्रभास पाटन। ये बात आपको नहीं रटनी है, जबकि कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोई एग्जाम दे उसके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी कि प्रभास पाटन इसको किस अभिलेख में कहा गया है? दौलतपुर अभिलेख में, दौलतपुर अभिलेख में। एक इनको संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। किस प्रतिहार शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है? तो मीर भोज को। मीर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक कहा गया है, जीतने वाला शासक वह है मीर भोज। अब इस उपाधि का उल्लेख मिलता है बर्गमा अभिलेख या बगरमा अभिलेख, बगरमा अभिलेख। और ये जो बगरमा अभिलेख है ये यूपी में, ऐसा बगरमा अभिलेख। अब बगरमा अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक मीर भोज है। ये उपाधि दी गई है मीर भोज को, ठीक है। आपने खास करके 4 उपाधियां पढ़ी हैं, आदिवरा, मीर भोज, प्रभास पाटन, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। अब इनके काल में एक अरब यात्री आता है जिसका नाम सुलेमान है। 851 ईस्वी को कन्नौज आए थे, 851 ईस्वी को कन्नौज आए, और कन्नौज इसी मीर भोज के काल में आता। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिलसिलात उन तवारीख। सिलसिलात उन तवारीख में एक तो बोरा उपाधि लिखी, साथ ही साथ मीर भोज को सबसे शक्तिशाली शासक आए, मीर भोज को सबसे शक्तिशाली शासक है सुलेमान ने ही कहा। साथ ही साथ इनको अरब का एमितर, अरब का एमितर, इस्लाम का शुरू, इस्लाम की दीवार, इस्लाम का शुरू और इस्लाम की दीवार का है। तो किस प्रतिहार शासक के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आए हैं? तो मीर भोज के काल में आए, मीर भोज के। किस प्रतिहार शासक के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आए? तो आप कहोगे मीर भोज के काल में आए, याद रहेगी बात। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा सुलेमान की। अरब यात्री सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान देखो, अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी को मीर भोज के काल में कन्नौज आते हैं। कहां आते हैं? कन्नौज।
851 ईस्वी को मिहिर भोज के काल में कन्नौज आए। कहाँ आए? कन्नौज। ये कन्नौज आए हैं। अब इनकी जो एक बुक थी, मिहिर भोज ने एक पुस्तक लिखी है अरबी भाषा में, जिसका नाम है सिलसिलात इन तवारीख। सिलसिलात उन तवारीख। सिलसिलात उन तवारीख। कई बार ये आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है सिलसिलात उल तवारीख। ये अरबी भाषा की बुक है। इस सिलसिलात उल तवारीख बुक के अंदर, इस पुस्तक में क्या क्या उल्लेख है, इसमें क्या उल्लेख मिला, यानी इसके अंदर जो उल्लेख है वो किसने किया है? अरब यात्री सुलेमान ने। इसके अंदर उल्लेख की बात करें हम तो सबसे पहली बात आती है, मिहिर भोज को उपाधियां दी हैं। एक तो मिहिर भोज को कहा है अरब का ए मित्र, अरब का ए मित्र, यानी ये बात करें मिहिर भोज की। मिहिर भोज को दी गई उपमा, क्या क्या उपमा दी है? क्या क्या उपमा दी है? तो एक तो है अरब का मित्र, एक है इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु, और एक है इस्लाम की दीवार, इस्लाम की दीवार। यानी अरब यात्री सुलेमान भारत कब आए? 851 में आए, मिहिर भोज के काल में कन्नौज आए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिलसिलात उन तवारीख। और इस सिलसिलात उन तवारीख में सुलेमान ने क्या क्या लिखा है? पहली बात तो इन्होंने मिहिर भोज के बारे में लिखा। मिहिर भोज को अरब का है मित्र किसने कहा है? सुलेमान ने कहा है। मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु किसको कहा, किसने कहा है? सुलेमान ने कहा है। मिहिर भोज को इस्लाम की दीवार किसने कहा है? तो सुलेमान ने कहा है। और साथ ही साथ इसके अंदर त्रिराज्य संघर्ष का वर्णन भी किया। त्रिराज्य संघर्ष का वर्णन। और इसमें क्या मिलता है? त्रिराज्य संघर्ष का वर्णन मिलता है। यानी सिलसिलात उन तवारीख जो सुलेमान ने लिखी है उसमें 3 तो उपमा दी है मिहिर भोज को। एक तो अरब का ए मित्र का, अरब का ए मित्र, इस्लाम की दीवार, इस्लाम का शत्रु, त्रिराज्य संघर्ष का वर्णन किया। साथ ही साथ उसकी उपाधि आदि वरा को बोरा भी इसी में कहा है, क्योंकि बोरा उन्होंने कंठस्थ नहीं कहा। अगर कंठस्थ कहा हो तो आपको क्या पता होता कि उसने कंठस्थ कहा होता, तो वो बोरा वाली उपाधि भी इसी में है। और एक क्या कहा है इसमें? बोरा। और बोरा का जो अरबी भाषा का बोरा का जो अर्थ होता है अरबी भाषा में, वो आदि वरा ही होता है। ये बातें याद रहेंगी। अब ये थे सुलेमान। सुलेमान की बात याद रहेगी। किस प्रतिहार शासक के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आए? तो आपका उत्तर होगा मिहिर भोज। इस्लाम की दीवार, इस्लाम का शत्रु, अरब का ए मित्र, बोरा उपाधि का उल्लेख और त्रिराज्य संघर्ष का वर्णन याद रहेगी। कोई डाउट नहीं है, यहां तक सभी को समझ में आया? मुझे लगता है कि सारी बातें आपके माथे में फिट हो गई है। फोल्डर बना लिया ना एक अलग से, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका फोल्डर बना लिया करो कि आज मिहिर भोज के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं सब, है ना। मिहिर भोज पक्का दिमाग में रख लो, और कभी भी वो दोबारा पेपर में पूछे फोल्डर पे क्लिक करना है और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पर ऐसा नहीं हो कि फोल्डर पे लोग ही लग जाए, हैं। तो थोड़ा सा साथ साथ इसको रिवाइज भी। हिस्ट्री बहुत ईजी है, फैक्ट होते हैं हिस्ट्री में और कुछ नया नहीं। इसमें देखो मिहिर भोज का मूल नाम भोज प्रथम, इसका मूल नाम भोज प्रथम। ये मिहिर भोज तो इनकी उपाधि है। और मिहिर भोज उपाधि मिहिर भोज उपाधि जो दी गई है, जिसे मिहिर भोज कहा गया है, वो ग्वालियर अभिलेख में कहा, जिसमें गुर्जर जाति का उल्लेख भी मिलता है। मिहिर भोज की उपलब्धियां भी मिलती हैं, मिहिर भोज की उपलब्धियां भी मिलती है। बालादित्य के द्वारा लिखा गया, बालादित्य या फिर बाला दिल, और मिहिर भोज के काल में लिखा गया। बस इतनी सी बात है। आदिवरा के नाम से इन्होंने श्री मदादिवरा नाम से इसे चांदी तांबे की मुद्राएं चलाई है, चांदी तांबे की मुद्राएं चलाई। और अरब यात्री सुलेमान ने इसको बोरा कहा है, और बोरा का अर्थ ही आदिवरा होता है। और ये 851, देखो सीधी सी बात है, 851 इसी में आए। न्यू मान लियो कि थे टाइम में हो,
नॉर्मल से है कि थारा काल में कौन आ रहे है, सुलेमान आ रहे, 851 के साल चले 851, और उन टाइम मीर बुज को राज सुलेमान आना दे, तो सुलेमान कुर्सी पुस्तक ली है, सिलसिलातों ने तारीफ लिखे, अरब का है, मित्र का है, इस्लाम की दीवार, इस्लाम का शुरू, बोरा उपाधि और त्रिराज्य संघर्ष का वर्णन, बस याद हो गया, इतना ही सा था। और कुछ ज्यादा है नहीं भाई, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं त्रिराज्य संघर्ष की बात। त्रिराज्य संघर्ष क्या था? त्रिराज्य संघर्ष हमने एक बात पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि रामभद्र जब कन्नौज के शासक बने तो निरंकुश शासक थे, मंडोर उनसे स्वतंत्र हो गया था, कन्नौज पर अधिकार देवपाल का हो गया था, और अब मीर वो चाहता था कि किसी ने भी किसी हाल से मेरा कन्नौज पर अधिकार हो। परंतु उससे पहले अपन एक मीर भोज का एक प्रथम अभिलेख की बात करते हैं जो 836 ईस्वी में वर अभिलेख के नाम से लिखा गया था। मीर भोज के में जानकारी देने वाला एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है राजतरंगिणी, जो कश्मीरी कवि कलहण ने लिखा था। कलहण, जलहण नहीं, जलहण तो चंद्रवरदाई वाला बेटा है साहब। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक करती की, और वो करती है राजतरंगिणी। राज तरंगिणी, राजतरंगिणी जो करती है वो कश्मीरी कवि कलहण की करती है। कलहण ने लिखा है इसमें, कश्मीरी कवि कलहण की करती है। इस राजतरंगिणी में जो उल्लेख है मीर भोज की उपलब्धियां हैं इसमें। किसकी? मीर भोज की उपलब्धियां, मीर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख है सा, मीर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। मीर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख एक वरा अभिलेख है, वरा अभिलेख। विष्णु को समर्पित था ये, क्योंकि विष्णु को मानने वाला कौन है? मीर भोज, वैष्णव धर्म को मानता है। तो इन्होंने जो अभिलेख लिखवाया वो वरा अभिलेख के नाम से लिखवाया। ये 836 ईस्वी को लिखा, और ये मीर भोज का प्रथम अभिलेख है। मीर भोज का प्रथम अभिलेख, प्रथम अभिलेख। जबकि मीर भोज का सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो ग्वालियर अभिलेख है। मीर भोज का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख ग्वालियर अभिलेख, जबकि मीर भोज के द्वारा लिखवाया गया पहला अभिलेख वो है कौन सा? वरा अभिलेख 836 ईस्वी में लिखा गया। अब बात कर लेते हैं त्रिराज्य संघर्ष की। हमने बातें मीर भोज की उपाधियों से, और मीर भोज की उपाधियां ही पढ़ी है अरब यात्री सुलेमान, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है। मीर भोज की उपाधियां, मूल नाम और त्रिराज्य संघर्ष। एक सुलेमान की बात करते हैं, बीच में एक अरब यात्री आता है सुलेमान, उसकी बात किए हैं। अगली बात देखिए, अब त्रिराज्य संघर्ष की बात करेंगे। त्रिराज्य संघर्ष, अब त्रिराज्य संघर्ष यहां पे भी चलता है। उस समय जो कन्नौज है, कन्नौज को लेकर त्रिराज्य संघर्ष हुआ, और कन्नौज के ऊपर जो राज कर रहा था वो देवपाल था, और देवपाल ये पाल वंशीय है, यानी जो धर्मपाल की बात की है उन्हीं के वंश का एक शासक देवपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था रामभद्र के काल में। किसके काल में? रामभद्र के काल में। अब मीर भोज चाहता था कि पुनः कन्नौज को प्राप्त किया जाए, उसने देवपाल को हराया। मैंने क्या कहा? त्रिराज्य संघर्ष जो था वो कन्नौज को लेकर था, और कन्नौज का शासक बन गया था उस समय देवपाल। कौन है? देवपाल। इन्होंने देवपाल को हराया, देवपाल को हराया, और देवपाल को हरा करके कन्नौज को राजधानी बना लिया। कन्नौज को राजधानी बनाया। किनकी बात कर रहे हैं अपन? मीर भोज की। यानी मीर भोज पे अगर हम बात करें, किस पर है? मीर भोज। तो मीर भोज के काल में जब त्रिराज्य संघर्ष कन्नौज को लेकर था, तो कन्नौज के ऊपर पाल वंशी शासक है देवपाल का,
किसका? देवपाल का राज था। अब देवपाल को हराया और देवपाल को हराकर कन्नौज को पुनः राजधानी बना लिया। अब बताओ, ये बात राष्ट्रकूटों को थोड़ी पचेगी। अब राष्ट्रकूटों को थोड़ी पचेगी ये बात, क्योंकि राष्ट्रकूट चाहते थे कि भी, क्योंकि उनको भी पता था कि भैया कल को आपको भी, आप पे भी अधिकार कर सकते हैं। तो इसके बाद जब बात करते हैं अपन अगले, वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक है कर्षण द्वितीय, कृष्ण द्वितीय। अब कृष्ण द्वितीय उस समय चंदेल शासक जय शक्ति से मिला। चंदेल शासक जय शक्ति नाम था एक व्यक्ति का, चंदेल वंशीय शासक जिसका नाम था जय शक्ति, उससे कर्षण द्वितीय मिलता है। कहते यार कल को देखो, अगर कन्नौज चला गया, आज अगर कन्नौज का देवपाल के हाथ अधीन नहीं है तो कल ये मालवा पर अधिकार करेंगे, कल ये चंदेल वाले आपके एरिया पे अधिकार करेंगे। क्यों ना हम दोनों मिलकर के एकजुट होकर के मीर भोज के खिलाफ लड़े। कहते हैं कि दो सेनाएं एक साथ एकजुट हुई, एक तो कर्षण द्वितीय की सेना और एक चंदेल नरेश जय शक्ति की सेना, और दोनों सेनाओं को नर्मदा के तट पर मीर भोज ने बुरी तरह से हराया, भगा भगा के मारे सब। करने कर्षण द्वितीय और जय शक्ति को, है ना, इनको भगा भगा के मारा है। किसने? मीर भोज ने। और मालवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? मीर भोज ने। और मीर भोज ने मालवा पर अधिकार कर लिया। मैंने कहा कि कर्षण द्वितीय और जय शक्ति की दो सेनाएं मिलकर के मीर भोज के खिलाफ मैदान में आ गई नर्मदा के तट पे। अब मीर भोज अपनी सेना को लेकर के जब कर्षण द्वितीय और जय शक्ति के खिलाफ उतरता है तो साहब उनको दौड़ा दौड़ा के मारता है और फिर मालवा पर अधिकार कर लेता है। इनकी होती है हार और युद्ध होता है नर्मदा तट पे। नर्मदा तट पर युद्ध, और नर्मदा तट पर युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर कर्षण द्वितीय हार गए। ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें राष्ट्रकूट शासक को किसी प्रतिहार शासक ने हराया है। यह सबसे विशेष बात है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि राष्ट्रकूट शासक एक प्रतिहार शासक से हारा है। और मीर भोज ने मालवा पर अधिकार कर लिया। किस पर है? मीर भोज ने मालवा पर अधिकार किया। मालवा पर अधिकार, मालवा पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। ये बात मैं लास्ट में अलग से लिखवाऊंगा कि यहाँ पे दो संयुक्त सेना थी, चलो यहीं पे लिख देते हैं। कर्षण द्वितीय और एक उसके साथ थे जय शक्ति की संयुक्त सेना, की संयुक्त सेना को मीर भोज ने हराया। मीर भोज ने हराया। कहां हराया था? नर्मदा तट पे। अब देखो इनके हाथ से मालवा चला जाता है और मालवा पर अधिकार किसका हो जाता है? मीर भोज का होता है। अब इधर बात कर लेते हैं त्रिराज्य संघर्ष को लेकर के। अब जो बंगाल के शासक है, पूर्वी शक्ति के रूप में जो शासक है वो विग्रहपाल है। कौन है? विग्रहपाल। यहां पे विग्रहपाल को हराता है। पाल वंशीय शासक विग्रहपाल को हराया। विग्रहपाल को हराया। ये था त्रिराज्य संघर्ष। दोबारा से सुने, मैंने कहा कन्नौज रामभद्र के काल में चला गया था और कन्नौज पर अधिकार पाल वंशी शासक देवपाल का हो गया था। देवपाल का ही भाई यानी देवपाल ने अधिकार कर लिया कन्नौज पे और अपने भाई विग्रहपाल को छोड़ दिया बंगाल में। मेरी बात समझ रहे हो? उन्होंने, इस देवपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये जो बंगाल वाला जो राजपाट था वो अपने भाई
विग्रहपाल को दे दिया कि तू यहां संभाल, मैं कनौज संभालता हूं, है ना, दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। तो देवपाल है, सबसे पहले ये देवपाल को हराता है। देवपाल को हराकर कन्नौज को अपने अधिकार में कर लेता और कन्नौज को राजधानी बना लिया। ये बात राष्ट्रकूट शासक और चंदेल नरेश जय शक्ति के पचा नहीं पाई थी। इनको पता था कि कल भाई आपकी भी बारी आएगी। तो कहते हैं कि कर्षण द्वितीय और जय शक्ति मिलकर जो संयुक्त सेना इनके मैदान में नर्मदा के तट पे आती है और नर्मदा के तट पर मीर भोज उनको बड़ी चतुराई से अपनी वीरता और शौर्य से इनको हरा देता है। इसी त्रिराज्य संघर्ष का वर्णन सिलसिलात उन त्वारिख पुस्तक में मिलता है। किसमें? सिलसिलात उन त्वारिख। ये बात उसमें लिखी है कि कर्षण द्वितीय और जय शक्ति की जो संयुक्त सेना थी उसको नर्मदा के तट पर हराता है, मालवा पर अधिकार कर लेता है, कन्नौज के शासक देवपाल को हराकर कन्नौज राजधानी बना लेता है और पाल वंशीय शासक विग्रहपाल को हरा देता है और बंगाल तक अधिकार हो जाता है। अब संपूर्ण भारतवर्ष पर कन्नौज शासक मीर भुज का राज होता है। इसीलिए सुलेमान ने इसे सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। मीर भुज प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली शासक रहा। ये था आपका मीर भुज। अब मीर भुज के बाद इनका बेटा राजा बनता है महेंद्रपाल। अगली क्लास में इसको रिवाइज करेंगे अपन, फिर पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में महेंद्रपाल, जिनका